नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी टेट पेपर सेकंड में सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड पूछे गए 60 क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 119 को काफ़ी विस्तार पूर्वक डिस्कस किया गया है। अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और हमारा पार्ट नंबर पहला ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पार्ट नंबर पहला देखते हैं तो आपको पार्ट नंबर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण या काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। इससे पहले अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि हमारा टेट के यूपी टेट और सी टेट के आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 119 तक को हमने पार्ट 1 में कवर किया है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो पंचायती राज का गठन हमसे पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 1968, ऑप्शन नंबर 2 1959, ऑप्शन नंबर 3 1987 या ऑप्शन नंबर 4 1972। तो 120 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, 1959। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पंचम सवारी ताल में पूछा गया है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 1 12, ऑप्शन नंबर 2 14, ऑप्शन नंबर 3 15 या ऑप्शन नंबर 4 16। तो 121 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सी, वो 15। तो पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है पूछा गया था, जिसका आंसर हमारा था ऑप्शन नंबर 3 15 बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया है कि वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? जो हमारे वंदे मातरम गान है इसके रचयिता पूछे गए हैं। नंबर 1 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, नंबर 3 अमीर खुसरो या नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो 122 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। राग भैरव का गायन किस समय किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दोपहर में, ऑप्शन नंबर 2 सायंकाल में, ऑप्शन नंबर 3 रात्रि में या ऑप्शन नंबर 4 प्रातः काल में। तो 123 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, प्रातः काल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 ये रहा आपके सामने। सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। तो जो सामान्य मृदा होती है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो कितना अनुपात होता है? ऑप्शन नंबर 1 10:1, ऑप्शन नंबर 2 15:1, ऑप्शन नंबर 3 20:1 या ऑप्शन नंबर 4 5:1। तो 124 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, 15:1 जो है हमारा, यानी कि 15 जो मिट्टी का सामान्य वो होता है तो 15% तो हमारा हो जाएगा कार्बन और 1% होती है उसमें नाइट्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ण कणों के अपेक्षाकृत अनुपात को कहते हैं। नंबर 1 मृदा संरचना, नंबर 2 मृदा कणकार, ऑप्शन नंबर 3 मृदा समूह या ऑप्शन नंबर 4 मृदा समुच्चय। तो 125 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, मृदा कर्णकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? ये देखिए थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलाई मशीन जो है वो कब भारी चलती है। ऑप्शन नंबर 1 बेल्ट बहुत ढीली होने पर, नंबर 2
प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव देने पर, नंबर 3 शटल में धागा अटक जाने पर, या ऑप्शन नंबर 4 तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने के कारण। तो 126 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। अगर मशीन भारी चल रही है तो आप समझ जाइएगा उसमें तेल की कमी है और उसकी सफाई नहीं हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? यानी कि वृद्ध अवस्था में जो हमारी कैल्शियम की कमी हो जाती है वो किस रोग से होती है? नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस, नंबर 2 एनीमिया, नंबर 3 ऑस्टियोयोमिलिसिया, ऑप्शन नंबर 4 रिकेट्स। तो 127 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, ऑस्टियोपेरिशियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? जो हीमोग्लोबिन है उसमें प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन कौन सा है? नंबर 1 हीमोग्लोबिन, नंबर 2 ग्लोबिन, नंबर 3 लिपोप्रोटीन, नंबर 4 हीम। तो 128 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, ग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे ग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि ग्लोबिन प्रोटीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मनी शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजनाएं प्रचलित हैं? नंबर 1 मॉन्टेसरी की, नंबर 2 डाल्टन, नंबर 3 हर्बर्ट्स, या नंबर 4 फ्रोबेल। तो 129 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, हर्बर्ट्स। यानी कि आजकल जो यूरोप और भारत में जो वो शिक्षा पद्धति जो प्रचलित है वो हमारे हर्बर्ट जी की है। और हर्बर्ट जी कहाँ के निवासी हैं? वो आपके जर्मनी के निवासी हैं। हो सकता है अगले क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए जो हर्बर्ट जो है हमारे वो कहाँ के निवासी हैं, तो जर्मनी के, या फिर पूछ लिया जाता है कि हर्बर्ट जी कौन है, वो शिक्षा शास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, या अर्थशास्त्री हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हर्बर्ट जी जो है हमारे वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, बचा वो शिक्षा शास्त्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, योजना विधि आधारित है। तो योजना जो विधि है वो हमारी आधारित है किस पर? सुनने पर, देखने पर, या इनमें से कोई नहीं पर, या करके सीखने पर। तो ये योजना विधि जो हमारी आधारित है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, करके सीखने पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, ठीक है, संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? ऑप्शन नंबर 1 विश्व विकास रिपोर्ट के, नंबर 2 वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट पर, या नंबर 3 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट पर, या ऑप्शन नंबर 4 मानव विकास रिपोर्ट पर। तो 131 का जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। नंबर 1 मगर, नंबर 2 डॉल्फिन गैंगटिका, नंबर 3 कछुआ, या नंबर 4 घड़ियाल। तो क्या हो सकता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव? तो 132 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा डॉल्फिन। ये जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है ये गंगा नदी में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? नंबर 1 1986, नंबर 2 1990, नंबर 3 1980, या नंबर 4 1988। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, 1986। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134,
निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो हरित गृह प्रभाव गैस कौन सी नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 ओजोन, ऑप्शन नंबर 3 मीथेन, या ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। तो हरित गृह प्रभाव को प्रभावित करने वाली कौन सी गैस नहीं है ये पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। बाकी की जो बची 3 गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन, ये हमारी हरित गृह प्रभाव गैस कहलाती हैं। हरित गृह प्रभाव से आप क्या समझते हैं? हरित गृह प्रभाव वो होता है जो हमारे ओजोन परत है उसे क्षति पहुंचा रही हैं ये सभी गैसें और हमारे जो पृथ्वी का जो वातावरण है उसे गर्म कर दे रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? नंबर 1 कीटनाशक रसायन, नंबर 2 मृदा अपरदन रोकना, नंबर 3 जैविक खाद, या नंबर 4 फल चक्र। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है पूछा गया है, तो 135 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, कीटनाशक रसायन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 136, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये जो हमारे ओलंपिक खेलें हैं इनका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 फोर एयर हायर, ऑप्शन नंबर 2 LTS CTS फोर्टियस, ऑप्शन नंबर 3 यह बदलता रहता है, यानी कि जब भी हमारे ओलंपिक खेल होते हैं हर, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे ओलंपिक खेल हैं वो हर 4 वर्ष बाद होते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि कितने वर्ष बाद होते हैं, 4 वर्ष बाद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 एयर अनवर्ड, तो 136 का जो हमारा सही अनुसार हो जाएगा फॉर एयर हायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सदैव आगे, ये हमारा ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता इन चारों में से कौन है वो हमें बताना है। नंबर 1 प्रदीप खाकलो, नंबर 2 पुलेला गोपीचंद, नंबर 3 दारा सिंह, नंबर 4 विशेष भृगुवंशी। तो 137 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, पुलेला गोपीचंद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये देखिए, ये पूछा गया है कि मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 5, नंबर 2 8, नंबर 3 10, नंबर 4 4। तो 138 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। मनोरंजन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्तियों के लिए अच्छा होता है? इसमें आसन पूछा गया है, कौन सा जो है आसन घुटनों के लिए अच्छा होता है, यानी घुटनों की जो शक्ति बढ़ा दे वो अच्छा होता है, कौन सा आसन है? नंबर 1 वज्रासन, नंबर 2 ताड़ासन, नंबर 3 चक्रासन, नंबर 4 सुखासन। तो 139 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, वज्रासन। आप अगर वज्रासन करते हैं तो ये आपके घुटनों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूपी टेट बिजनेस अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्रथम या द्वितीय इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए हम बता देते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। नंबर 1 महाराष्ट्र में, नंबर 2 आसाम में, नंबर 3 मणिपुर में, नंबर 4 मध्य प्रदेश में। तो 140 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर में जो है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, अरहर की संकर किस्म क्या है? जो अरहर एक दाल है उसकी जो संकर किस्म है वो क्या है वो हमें बता दी है। नंबर 1 UP AS 120,
नंबर 2 ICPH 8, नंबर 3 बाहर, नंबर 4 ICPL 87। तो 141 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। ICPH 8 अरहर की संकर किस्म है। तो ये संकर किस्म जो है संकर, ये उसका नाम है ICPH 8। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसे पॉज कीजिए, रिवाइज कीजिए और एक रजिस्टर में ये सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ये आपको टेट में नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इन क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो सोयाबीन राज्य पूछा गया है भारत का। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, या नंबर 4 महाराष्ट्र। तो सोयाबीन प्रदेश जो हम कहा जाता है वो हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगर विश्व में हम सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन देश की बात करें तो वो आपका अमेरिका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। जो ग्रीन हाउस है उसमें सब्जियों की उगाने की एक विधि है, उस विधि को क्या कहते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 वेजिटेबल फार्मिंग फार्मेसी, नंबर 3 फ्लोटिंग गार्डनिंग, नंबर 3 किचन गार्डनिंग, या नंबर 4 ट्रक गार्डनिंग। तो 143 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, वेजिटेबल फार्मेसिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, मृदाओं के कण घनत्व का औसतन मूल्य होता है। तो औसत मूल्य पूछा गया है मृदा के कण घनत्व का। ऑप्शन नंबर 1 2.65 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब, नंबर 2 2.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, नंबर 3 2.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, या नंबर 4 2.56 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इन चारों में हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 144 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये देखिए, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में बाग चलाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? नंबर 1 एकांतर विधि, नंबर 2 समोच्च विधि, नंबर 3 वर्गाकार विधि, या नंबर 4 पृष्ठ भुजाकार विधि। तो 145 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, समोच्च विधि। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए इन्हें कवर कर लेते हैं जल्दी से। 146, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व है, वो क्या है? नंबर 1 वसा, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 विटामिन्स व खनिज लवण, नंबर 4 कार्बोज। तो 146 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन्स व खनिज लवण, हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो हमसे खाना पकाने की जो सर्वोत्तम विधि है वो पूछी गई है। नंबर 1 भूनना, नंबर 2 तलना, नंबर 3 सेकना, या नंबर 4 उबालना। तो ये 4 विधियां हैं हमारी खाना पकाने की। हम भून कर भी खाना पकाते हैं, तल कर भी, सेक कर भी और उबाल कर भी। तो इसमें सर्वोत्तम विधि कौन सी है वो हमें बताना है। तो 147 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, उबालना। उबाल कर अगर हम खाना बनाते हैं तो सर्वोत्तम विधि कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, नंबर 2 वसा के पाचन में, नंबर 3 यूक्लिन अम्ल के पाचन में, या नंबर 4 प्रोटीन के पाचन में। तो
तो 148 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। प्रोटीन के पाचन में जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो ना प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, चेचक के विषाणु का नाम बताएं। जो चेचक का विषाणु है उसका नाम क्या है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, नंबर 2 विब्रियो कालेरी, नंबर 3 बेसिलस टाइफोसम, नंबर 4 विरियोला वायरस। तो 149 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, वेरियोला वायरस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150, प्रेशर सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। जो एक सेफर एक विधि है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? पसली की हड्डियाँ टूटने पर, नंबर 2 सामान्य मूर्छा आ जाने पर, नंबर 3 टांग की हड्डी टूटने पर, या नंबर 4 रोगी के पानी में डूबने पर। तो सेफर विधि है ये किस में अपनाई जाती है तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर रोगी पानी में डूब गया जाता है तो हमारा सेफर विधि से उसे बचा लिया जाता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सामाजिक अध्ययन का ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएं, हमारा पहला पार्ट ज़रूर देखें। अगर आप पहला पार्ट देखते हैं तो आपको दूसरा पार्ट काफ़ी आसानी से समझ में जाएगा। पहले पार्ट को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है तो वो काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगा आगामी परीक्षाओं में। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उसे शेयर कर दीजिएगा।